नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। केरल का चुनावी राजनीति का दरवाज़ा बीजेपी पिछले 9 साल से बहुत ज़ोर से खोलने की कोशिश कर रही है। पूरी ताकत लगा रही थी, कोई असर नहीं हो रहा था। न तो विधानसभा चुनाव में, न ही लोकसभा चुनाव में कोई सफलता नहीं मिल रही थी। वही 11, 12, 13% वोट से आगे बीजेपी बढ़ नहीं रही थी। ये तमाम छोटे छोटे दलों से जो कुछ एक ज़िले से भी कम में या एक ज़िले में प्रभावी हैं, उनसे गठबंधन करने के बाद भी बात बन नहीं रही थी। पहली बार एक बड़ी खिड़की खुलती हुए दिखी है। मलयाली लोगों के चेहरे पर रौनक दिखाई दी, और वो रौनक किसी भावनात्मक मुद्दे को लेकर नहीं है। वो रौनक भारतीय जनता पार्टी की किसी नीति को लेकर नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार की नीति को लेकर, और वो है विकास। विकास ने आखिरकार केरल का दरवाज़ा बीजेपी के लिए खोल दिया है, और ये दरवाज़ा अभी पूरा खुला नहीं है, लेकिन उसके खुलने की संभावना बढ़ गई है। खिड़की निश्चित रूप से खुल गई है। और क्यों हुआ है ये? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल के तीसरे हफ्ते में केरल में थे। 2 दिन की यात्रा थी, रोड शो किया। परंपरागत लुंगी पहनकर वो सड़क पर चले। हजारों लोगों ने स्वागत किया, पुष्प वर्षा हुई। ये अभूतपूर्व दृश्य था किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के लिए। इस तरह का स्वागत केरल में भाजपा के किसी नेता का आज तक नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री का इस तरह का स्वागत केरल में इससे पहले कभी नहीं हुआ था 9 साल में। तो इसलिए ये बदलाव आया कैसे है? देखिए, रेलवे एक ऐसा माध्यम है ट्रांसपोर्ट का जो मलयाली लोगों के दिल से जुड़ा हुआ है। 60 और 70 के दशक में जब यहाँ के युवा रोज़गार की तलाश में दिल्ली, मुंबई और देश के दूसरे शहरों में जाते थे, तो रेल ही एकमात्र साधन थी। बाद में गल्फ़ में जाने लगे लोग, वो अलग बात है, लेकिन रेल से उनका बड़ा दिल का जुड़ाव है। इसी को देखते हुए सीपीएम की सरकार, पिनराई विजयन की सरकार एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, सिल्वर लाइन, जो तेज़ गति की ट्रेन होगी, लेकिन वो कई तरह के विवादों में फंसी हुई है। लैंड एक्विजिशन को लेकर झगड़ा है, विरोध है जगह जगह पर। सीपीएम सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार भी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर रही है, लेकिन वो प्रोजेक्ट शुरू हो उससे पहले प्रधानमंत्री ने दस्तक दे दी। अभी 3 हफ्ते पहले करीब संसद में सवाल पूछा गया था केरल के सांसद द्वारा कि क्या केरल में वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने की योजना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया कि अभी फ़िलहाल ऐसी कोई योजना नहीं। और 3 हफ्ते बाद प्रधानमंत्री केरल पहुंचते हैं और वंदे भारत को हरी झंडी दिखाते हैं। 3 हफ्तों के अंदर चेन्नई में जो रेल कोच फैक्ट्री है, जहां वंदे भारत के कोच बनते हैं, वहां से कोच मंगाए गए तिरुवनंतपुरम, पूरी तैयारी की गई और ट्रेन शुरू हो गई। और ये ट्रेन चलेगी तिरुवनंतपुरम, जो राजधानी है केरल की, वहाँ से ये दक्षिणी इलाका है, और उसके ठीक उत्तर में है कासरगोड, उत्तरी छोर पर है, वहाँ तक जाएगी। ये 586 किलोमीटर की यात्रा होगी, जो ये ट्रेन तय करेगी 8 घंटे में। बाकी ट्रेन पहुँचती हैं 11 घंटे में पहुँचाती हैं तिरुवनंतपुरम से कासरगोड। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम रेलवे ट्रैक की स्ट्रेंथनिंग करेंगे और 1.5 साल के अंदर ये यात्रा का समय घटाकर 6 घंटे कर देंगे। इस ट्रेन को देखने के लिए केरल वासी उमड़ पड़े। उनके लिए ये एक तरह का अद्भुत किस्म का अनुभव था। उसके साथ साथ वाटर मेट्रो चली। पहले ही दिन उसमें रिकॉर्ड तोड़ पैसेंजर्स उन्होंने यात्रा की। तो ये 2 प्रोजेक्ट उसने केरल के लोगों का मानस जैसे बदल दिया। तो प्रधानमंत्री को 9 साल लगे, भाजपा को 9 साल ये समझने में लगे कि कैसे एंट्री हो केरल में। केरल में एंट्री का रास्ता है, वहाँ के युवाओं के लिए प्रगति का रास्ता अगर खुलता है, रोज़गार का रास्ता खुलता है। देखिए, केरल की राजनीति बड़ी कॉम्प्लेक्स है। वहाँ किसी पार्टी को कभी बहुमत नहीं मिलता। 2 गठबंधन हैं जो बदलते रहते हैं सरकार, हालांकि वो भी क्रम टूट चुका है। सीपीएम इस बार सीपीएम का गठबंधन एलडीएफ दूसरी बार सत्ता में है।
तो वहाँ जो पॉपुलेशन का जो बंटवारा है उसमें बहुमत अब भी हिंदुओं का है, लेकिन क्रिश्चियन और मुसलमान वो भी अच्छी खासी संख्या में है। तो ये केरल में बहुत से लोगों को जानकर ये आश्चर्य होगा कि केरल में सीपीएम हिंदू पार्टी कहलाती है। सबसे ज़्यादा हिंदू वोट उसी को मिलते हैं। हिंदुओं में जो सबसे बड़ी पिछड़ी जाति है एझवा, वो सीपीएम की समर्थक है। इसकी आबादी लगभग 20% है। और उसके अलावा जो अपर कास्ट के लोग हैं, नायर समुदाय है, उसके लोग जो है, जिसमें शशि थरूर और ये केसी वेणुगोपाल इस तरह के लोग जो कांग्रेस के नेता हैं, इसी समुदाय से आते हैं, उनका समर्थन कांग्रेस को है। क्रिश्चियन वोट जो है सेंट्रल कर्नाटक में जो है वो केरल कांग्रेस को जाता है, जो एक समय बहुत प्रभावी थी। अब उसके इतने टुकड़े हो गए हैं कि उसके प्रभाव की जो है गणना करना मुश्किल है। मुस्लिम वोट मुख्य तौर पर कांग्रेस को जाता था, लेकिन सीपीएम कोशिश में लगी है कि किसी तरह से मुस्लिम वोट उसके साथ जुड़ जाए, और मुस्लिम वोट जुड़ जाए इसके लिए वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को अपने गठबंधन में शामिल कराना चाहती है। तो ये स्थिति है। इसमें कांग्रेस लगातार कमज़ोर हो रही है। अब सवाल ये है कि बीजेपी के लिए एंट्री कहाँ से बनती है। एक, उसके हिंदुत्व की नीति पर जो है वो हिंदू वोट जो अभी तक उसके साथ बड़े पैमाने पर आए नहीं हैं। दूसरा, बीजेपी को लगता है कि संभावना क्रिश्चियन वोट्स में है, ईसाई मतदाता उसके साथ आ सकते हैं, इसके लिए बीजेपी पूरा प्रयास कर रही है। इससे पहले भी किया था। 2019 के चुनाव से पहले जो है केजे अल्फोंस थे, केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने उस समय चर्च को एक तरह से खरीदने की कोशिश की, पैसा दिया, चर्चेस के रिनोवेशन के नाम पर पैसा दिया, और ये मानकर कि चर्च वोट दिलाने में मदद करेगा। तो उन लोगों ने इसको ट्रांजैक्शनल देखा। आप जो है इस हाथ ले उस हाथ दे की बात कर रहे हैं, वोट मिला नहीं। और हिंदुओं ने इसको जो है तुष्टीकरण की नीति के रूप में देखा, तो हिंदू भी नाराज़ हो गए, तो वो नीति चली नहीं। लेकिन अब माहौल बदल गया है। सवाल यह है कि क्रिश्चियन क्यों आएंगे बीजेपी के साथ। दो कारण हैं। पहला कारण है लव जिहाद। लव जिहाद से केरल में सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई समुदाय है तो ईसाई समुदाय है। उनकी लड़कियों को जिस तरह से बरगलाया जाता है मुस्लिम युवाओं द्वारा, उसके बाद धर्म परिवर्तन कराया जाता है, ये अब बड़े पैमाने पर हो रहा है। और आपको याद होगा, कई बार बता भी चुका हूँ कि ईसाई समुदाय ही सबसे पहले उसी ने ये मुद्दा उठाया था। वीएस अच्युतानंदन उस समय मुख्यमंत्री थे केरल के, जो सीपीएम के बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने ही इस मुद्दे पर जांच शुरू कराई थी, फिर हाई कोर्ट में मामला गया था, और फिर ये राष्ट्रीय मुद्दा बना। तो एक मुद्दा तो ये है, बीजेपी भी लव जिहाद के खिलाफ है, ईसाई समुदाय भी केरल का लव जिहाद के खिलाफ है, उससे पीड़ित है। हिंदुओं से ज़्यादा पीड़ित है केरल में ईसाई समुदाय। तो एक कारण तो ये है। दूसरा, अभी एक फिल्म आई है केरल की कहानी, उसके रिव्यूज़ जो आ रहे हैं, रिलीज़ हो गई है शुक्रवार को, उसके रिव्यूज़ जो आ रहे हैं वो बड़े अच्छे आ रहे हैं, और लग रहा है कि द कश्मीर फाइल्स की तरह ही जो है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी ये चले। लोगों में जिज्ञासा है जानने की, किसी ने हिम्मत दिखाई है इस पर फिल्म बनाने की, इसकी भी प्रशंसा हो रही है। लेकिन उसकी बात फिर कभी करेंगे। मैंने फिल्म देखी नहीं है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा अभी बोल नहीं सकता। केवल ट्रेलर देखा है, ट्रेलर देख कर लगता है कि फिल्म बहुत अच्छी बनी है। तो ईसाई समुदाय के बीजेपी के नज़दीक आने का एक तो कारण ये है। दूसरा कारण है कि केरल में ऐसे बहुत सारे ईसाई हैं जिनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका उनको कोई आर्थिक फ़ायदा हो नहीं रहा है, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर के बच्चे जो है यूएस और यूरोप चले गए। लेकिन वहाँ भी जिस तरह से माहौल बदल रहा है, वो लौटना चाहते हैं, लेकिन यहाँ अवसर नहीं है। और तीसरा कारण है कि ईसाई समुदाय को डर लग रहा है, उनको चिंता हो रही है जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों का आर्थिक वर्चस्व बढ़ रहा है। वो अपना आर्थिक वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं, और वहाँ जो माहौल है उसमें जो बाहर गए हैं लड़के युवा, वो लौट कर आने को तैयार हैं, बशर्ते यहाँ मौका मिले। वही मौका दिखाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जिस तरह से एक इनोवेशन पार्क की जो है उन्होंने उस प्रोजेक्ट की शुरुआत की, वंदे भारत ट्रेन, वाटर मेट्रो, ये सब बताकर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं
कि आपके लिए अवसर बहुत ज़्यादा हैं, आप हमारे साथ चलें। वो जो बार बार डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं कि उसमें आर्थिक उन्नति के अवसर खुलने वाले हैं। उनको प्रधानमंत्री, एक युवम नाम से कार्यक्रम किया गया, उसमें प्रधानमंत्री को यूथ आइकन के रूप में पेश किया गया। अब आप समझिए, प्रधानमंत्री की छवि जो है वो गुड गवर्नेंस वाले नेता के रूप में स्थापित हो चुकी है, और गवर्नेंस के जरिए ही प्रधानमंत्री केरल में राजनीतिक प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं, जो इस बार सफल होता हुआ दिख रहा है। हालांकि इस बार भी क्रिश्चियन समुदाय ने एक शर्त रखी है, आपका सांसद जीत सकता है यहाँ से, बशर्ते केंद्र सरकार रबर जो है 300 रुपये पर केजी की बेस प्राइस पर अगर रबर खरीदने को तैयार हो जाए तो हम समर्थन करने को तैयार हैं। ये उनका वही आर्थिक दृष्टिकोण है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है क्रिश्चियन समुदाय के लोग लगे हैं इस व्यापार में। अब आप देखिए, रेल की बात कर रहा था मैं। रेल में दशकों से केरल की मांग रही है कि ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए, यहाँ ट्रैक्स बढ़ाई जाए। केंद्र सरकार हालांकि कांग्रेस की रही, दोनों जगह कांग्रेस की रही, तब भी कोई सुनवाई हुई नहीं। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि केरल में रेलवे के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम अगर हुआ तो जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और ओ राजगोपाल जो केरल के भाजपा के नेता थे वो रेल राज्य मंत्री थे, उस दौरान सबसे ज़्यादा काम हुआ। अब शुरू होने जा रहा है। तो जो सिल्वर लाइन थी सीपीएम की, जो इतना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, उसको एक तरह से ओवरशैडो कर दिया प्रधानमंत्री ने वंदे भारत ट्रेन चलाकर और ये जो वाटर मेट्रो चलाकर। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से तुर्की में हागिया सोफिया म्यूज़ियम को मस्जिद में बदल दिया गया। ये कभी जो है ऑर्थोडॉक्स चर्च हुआ करता था, चर्च को पहले म्यूज़ियम में बदला गया, अब उसको जो है मस्जिद में बदल दिया गया। इसकी बड़ी प्रतिक्रिया केरल में हुई। मुसलमानों और ईसाई समुदाय के बीच में बड़ा तनाव रहा इस मुद्दे को लेकर। तो इस सब पूरे माहौल को देखते हुए, जो अंतर्राष्ट्रीय माहौल है देश में जो है और केरल में जो स्थिति है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो रही है, ये केरल के ईसाई समुदाय को नज़र आ रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कमज़ोर हो रही है और केरल में भी कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो रही है। तो ऐसे में वो एक मजबूत सहारा उनको चाहिए, एक मजबूत समर्थन साथ चाहिए। गोवा और नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से ईसाई समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है, तो वो जो एक अनटचेबिलिटी का भाव था ईसाई समुदाय में बीजेपी को लेकर, वो भी दूर हुआ है। तो कुल मिलाकर रास्ता किसने खोला है केरल में भाजपा के लिए? विकास ने। तो विकास की राजनीति से चुनाव जीते जा सकते हैं, विकास की राजनीति से चुनावी माहौल बदला जा सकता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित किया है। ये जो अवधारणा उनके आने से पहले से बनी हुई थी कि विकास करके आप जो है चुनाव नहीं जीत सकते, उसको उन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि विकास से ही चुनाव जीता जा सकता है। जिस तरह से लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, जिस तरह से लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, जिस तरह से संचार क्रांति हुई है, तो लोगों को पता है कि देश में, दुनिया में और जगहों पर क्या हो रहा है। तो उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, उनको अपना जीवन स्तर सुधारने की उनकी जो आकांक्षा है उसमें वृद्धि हो रही है। उसको एड्रेस कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसीलिए उनकी क्रेडिबिलिटी है, इसीलिए उनके ऊपर लोगों का विश्वास है, इसीलिए विकास के नाम पर भाजपा को वोट मिलने लगा है। इस बात को उसके विरोधी अभी तक समझ नहीं पाए हैं। वो अभी तक जो है मुफ्त की राजनीति, रेवड़ी बांटने की राजनीति में उलझे हुए हैं। कोई सब्सटेंशियल काम चीज़ कोई जो है करने को विपक्षी दल तैयार नहीं है। जहाँ उनकी सरकार है वहाँ की बात कर रहा हूँ, जहाँ सरकार नहीं है वहाँ बात समझ में आती है। तो इसलिए प्रधानमंत्री अपनी विचारधारा, अपनी नीतियों, अपने नेतृत्व और सुशासन, इन सब को मिलाकर उन्होंने जो राजनीति का फॉर्मूला तैयार किया है, दरअसल वही दक्षिण में उनके काम आएगा सबसे ज़्यादा। और केरल में इसका असर आपको 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से दिखाई देगा। बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी नहीं जीतेगी मुझे पता नहीं, लेकिन उसका वोट शेयर 2019 के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। वो कितना सीटों में कन्वर्ट होगा ये उस समय पता चलेगा, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।